अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिजिटल ट्रेंड्स। आज हम एफपीएससी सीरीज एजुकेशन सीरीज की चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 स्टडी करेंगे, जिसमें हम टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल डोमेन्स को स्टडी करेंगे डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पे हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी को देखेंगे। ब्लूम्स टेक्सोनोमी बेंजामिन ब्लूम ने डेवलप की थी 1956 के अंदर, और ज्यादा हमारे पास जो मोस्टली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बेस पे क्रिएट होता है। तो देयर आर नो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म विदाउट दिस। अगर हम जनरल बात करें वर्ड टेक्सोनोमी का क्या मतलब है कि अगर हम किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं उसके कंपोनेंट्स में, पार्ट्स में, तो उसको हम टेक्सोनोमी कहते हैं और उसको हम एक सीरीज में अरेंज करते हैं। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी में जो लर्निंग है उसको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया है और 6 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। 3 डोमेन्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर गैप। और 6 लेवल्स जो है इसके, इनको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट आ जाता है नॉलेज लेवल। नॉलेज लेवल मतलब जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें बस नॉलेज होगा, फैक्चुअल नॉलेज जिसको हम पीछे बात कर रहे थे या डिक्लेरेटिव नॉलेज की बात कर रहे थे, वो यहाँ इस लेवल पे आ जाता है, फैक्चुअल नॉलेज या डिक्लेरेटिव नॉलेज। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स आर एबल के वो रिकॉल कर लें, रिकॉग्नाइज कर लें। तो मतलब हमने स्टूडेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन दी, वो उसको एज इट इज उन्हीं अल्फाज में बयान करते हैं जिन अल्फाज में हमने वो इन्फॉर्मेशन उनको दी थी। तो ये नॉलेज लेवल है, इसमें कोई वो थिंकिंग वगैरह इन्वॉल्व नहीं होगी। हमने कहा उनको कि मून इज राउंड, वो भी हमें टेस्ट में बता दें लिख के मून इज राउंड, तो इसका मतलब कि नॉलेज लेवल अटेन हो गया। ये सिंपल फॉर्म ऑफ लर्निंग है, लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है, और ये एग्जैक्टली उसी फॉर्म में लर्निंग को रिप्रोड्यूस करते हैं इन विच द ओरिजिनली द लर्निंग टुक प्लेस। क्वेश्चन जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी से रिलेटेड है, अगर लिस्ट लिखा हुआ होगा, जैसे लिस्ट द पार्ट्स ऑफ बॉडीज, define what is photosynthesis, tell what is meant by the process of mitosis and meiosis। इसी तरह डिस्क्राइब में अगर आप उनसे पूछें डिस्क्राइब द पाकिस्तान मूवमेंट, और उसमें एग्जैक्टली तो वही बताते हैं जो आपने उनको क्लास में पढ़ाया था, कुछ डिफरेंट नहीं बताते। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ बॉडीज, शो दैट 2+2=4, इस तरह की चीजें। 2+2=4 तो यहाँ पे आएगा, तो वो हमारे पास एप्लीकेशन लेवल पे आ जाता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन क्यूज हैं ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी में आ जाते हैं। अब ये जो चीज है ना क्वेश्चन क्यूज वाली, ये बेसिकली टेस्टिंग वाले से रिलेटेड थी, जहाँ पे टेस्ट डेवलपमेंट एंड एवेलुएशन में मैं दोबारा टेक्सोनोमीज की बात करूंगी, तो वहाँ पे मैं ब्लूम्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी। ये चीज यहाँ पे मैंने इसलिए इंक्लूड करती थी कि वहाँ पे इसकी रेपिटेशन ना आए। अब इसमें एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन आ गए, जैसे डिफाइन फोटोसिंथेसिस, लिस्ट कॉमन सेफ्टी रूल्स। ठीक है, आपने उनको क्लास में चीज पढ़ाई और एग्जैक्टली वही चीज उन्होंने उन्हीं अल्फाज में बयान कर दी, तो ये सबसे लोएस्ट लेवल नॉलेज लेवल आता है। सेकंड है कॉम्प्रीहेंशन लेवल। कॉम्प्रीहेंशन लेवल ये है कि आपने उनको एक चीज बताई, उन्होंने उसको समझा और फिर उन्होंने उसको अपने अल्फाज में बयान कर, कहीं किसी न्यू सिचुएशन में वो अप्लाई नहीं करे, एग्जैक्टली वही सिचुएशन बता रहे हैं, बट अपनी वर्डिंग में, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने उसको रिप्रोड्यूस कर दिया इन देयर ऑन वर्ड। तो ये कॉम्प्रीहेंशन लेवल आ जाता है। यहाँ पे आप ग्रेस्प कर चुके हैं मीनिंग ऑफ द कंटेंट को और रिप्रोड्यूस कर देते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन को इन देयर ऑन वर्ड्स। वर्ड फॉर्म्स आ जाते हैं, डिस्क्राइब, रिप्लेस, पुट इन योर ओन वर्ड्स, कंपेयर, कंट्रास्ट, एक्सप्लेन द मीडिया। अब ये वर्ड फॉर्म्स जो है ना कुछ जगह पे लगेंगे ओवरलैपिंग में, जैसे डिस्क्राइब पीछे वाले का। अब ये डिपेंड करता है, एक तो ये कि पूरा क्वेश्चन कौन सा है, और दूसरा ये कि क्लास में जो आपने पढ़ाया है और जो आप टेस्ट में दे रहे हैं उसमें कितना difference है। तो इस तरीके से इससे थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअली डिसाइड करना पड़ सकता है। बट ओवरऑल ये है कि जहाँ पे आपको लगे कि ये वाला क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है, तो वो कॉम्प्रिहेंशन लेवल होगा। और जो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट इन्फॉर्मेशन आपसे टेक्स्ट की मांग रहा है, वो आपके पास नॉलेज है। जैसे डिस्क्राइब टू नेशन थ्योरी, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन आई एंड कैमरा, ये चीजें जो है। अब अगर डिस्क्राइब टू नेशन थ्योरी आपने एग्जैक्टली पहले नोट्स में प्रोवाइड की हुई थी या क्लास में टीच की और उन्होंने वही बता दी, तो वो नॉलेज लेवल। लेकिन अगर आपने कहा कि डिस्क्राइब टू नेशन थ्योरी इन योर ऑन वर्ड, या अगर आप उनसे कहते हैं कि आप उसको अपने वर्डिंग में एक्सप्रेस करें, तो फिर ये कॉम्प्रिहेंशन लेवल का आता है। इसी तरह से अगर आपने ह्यूमन आई का बता दिया, कैमरा का बता दिया, और फिर आपने उनको कहा कि आप इन दोनों के डिफरेंस बताएं, डिफरेंशिएट करके दें, तो फिर ये कॉम्प्रिहेंशन लेवल आ जाता है। अगर आपने क्लास में ह्यूमन आई और कैमरा का डिफरेंस टीच किया है और अब आप टेस्ट में भी ये पूछ रहे हैं, तो फिर ये कॉम्प्रिहेंशन लेवल का नहीं होगा, ये फिर नॉलेज लेवल में। तो ये थोड़ा सा इसमें ट्रिकी पार्ट है। अगर आपने क्लास में सिर्फ ह्यूमन आई और कैमरा को अलग अलग टीच किया और अब उनसे कहा है कि आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करके दें अपनी वर्ड्स, तो फिर ये कॉम्प्रिहेंशन लेवल का क्वेश्चन। देन एप्लीकेशन लेवल आ जाता है। एप्लीकेशन लेवल जैसे अप्लाई करना किसी चीज, आपने एक चीज सीख ली, अब आप उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे अगर इसकी एग्जांपल है कि आपने एक रूल सीख लिया, केमिस्ट्री में हम बात करते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आउटफ्लो प्रिंसिपल सीख लिया या आपने होल्स रूल सीख लिया। आपने 2-3 एग्जाम्पल क्लास में करवा दी बच्चों को, ठीक है, तो आपने उनको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे दी, उसके अंदर आपने उनको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे दिया, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कहा कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको उस रूल को उस न्यू मॉलिक्यूल पे, उस न्यू कॉन्टेक्स्ट पे अप्लाई करना है।
तो ये जो है चीज़ ये एप्लीकेशन लेवल में आ जाती है। इसी तरह मैथ्स की जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज होती है वहाँ पे एप्लीकेशन लेवल इंक्लूड हो जाता है। तो एप्लीकेशन में रूल्स आ जाती हैं, मेथड्स आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, लॉस, थ्योरीज वगैरह। वर्ड प्रॉम्प्ट में अप्लाई, क्लासिफाई, शो, डेमोंस्ट्रेट, चूज, इलस्ट्रेट, राइट एन एग्जांपल, यूज प्लॉट डायग्राम। अब एग्जांपल्स में आती हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग मटेरियल इन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। आपने क्लास में बच्चों को बताया ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। अब आपने हमको एक लिस्ट दे दी, ग्लास, वुड, जैसे आपकी विंडो, ब्लैक बोर्ड, टेबल, इस तरह से आपने उनको ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट दे दी और आपने कहा कि उनको क्लासिफाई करके थे इन दीज कैटेगरीज, तो वो उस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा जो है वो एप्लीकेशन लेवल आ जाता है। जैसे क्लासिफाई द गिवन फूड्स इनटू वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड मीट ग्रुप्स। आपने उनको बता दिया कि वेजिटेबल्स क्या होते हैं, फ्रूट्स क्या होते हैं, मीट ग्रुप्स क्या होते हैं। तो आपने उनको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए और उनको उन्होंने क्लासिफाई करना है, तो ये चीज़ भी एप्लीकेशन लेवल होना चाहिए। इसी तरह से आपने उनको फॉर्मूला बता दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और अब आपने उनको कहा है कि आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स का एरिया फाइंड करें इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के थ्रू, तो ये भी एप्लीकेशन लेवल में आ सकता है। अब ये जो तीनों लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं इनको हम कहते हैं लोअर लेवल्स ऑफ लर्निंग या लोअर ऑर्डर लर्निंग। अब जो नेक्स्ट 3 लेवल्स है वो हायर ऑर्डर लर्निंग या हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग लेवल्स, इस तरह से मतलब हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स और हायर लेवल की लर्निंग जो डोमेन्स है वो आ जाती हैं। फोर्थ लेवल हमारे पास एनालिसिस का आ जाता है। एनालिसिस का क्या मतलब है कि आप एक मटेरियल को, एक इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करें उसके कंपोनेंट पार्ट्स में। पहले आप मटेरियल को अंडरस्टैंड करें और आप फिर देखें कि इसमें कनेक्शंस कहाँ पे हैं, किस तरह से ये लिंक हो रहा है आपस में, और आपके बैकग्राउंड नॉलेज के साथ कैसे ये लिंक हो रहा है। मतलब आप उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें और फिर उसको प्रॉपर आप उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें एक हायर लेवल इंटेलेक्चुअल स्किल आ जाती है, देन कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन, क्योंकि हम कंटेंट को तो पढ़ते ही पढ़ते हैं बट साथ उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। वर्ड प्रॉम्प्ट्स इसमें आ जाते हैं, आइडेंटिफाई, व्हाट इज, व्हाई, कंपेयर, कंट्रास्ट, ड्रॉ कंक्लूजन, हाउ, सपोर्ट, डिड्यूस, समराइज, एनालाइज, इन्वेस्टिगेट। एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स डिड इन्फ्लुएंस कायद-ए-आज़म टू फॉर्मुलेट 14 पॉइंट्स। मतलब आपने 14 पॉइंट्स पढ़े, आपने थोड़ी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो उन ईयर्स की थी वो पढ़ी। अब आप उसको एनालाइज कर रहे हैं कि एक्चुअली वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन वजह से कायद-ए-आज़म ने 14 पॉइंट्स को फॉर्मुलेट किया, और वो 14 पॉइंट्स उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से एड्रेस कर रहे थे। फिर after studying about development in Malaysia, what you can conclude about the various causes of development in the country? तो ये सारे क्वेश्चन हमारे पास एनालिसिस में। सिंथेसिस जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, कोई चीज सिंथेसाइज करना, कोई चीज डिजाइन करना, ठीक है। तो एबिलिटी टू पुट द पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल, ये सिंथेसिस कहलाता है। इसमें हम एक न्यू यूनिक चीज बनाते हैं यूजिंग द ऑलरेडी अवेलेबल मटेरियल्स। हम कम्युनिकेशन, प्लान ऑफ ऑपरेशन, एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन, ये सारी चीजें हमारे पास इसमें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। वर्ड फॉर्म्स आ जाते हैं, प्रिडिक्ट, कंस्ट्रक्ट, reduce, imagine, how can we improve, create, design, can you devise, synthesize। और क्वेश्चन इसमें जैसे राइट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट पढ़ लिया सारा, अब आप उसका अप्रोप्रिएट टाइटल खुद से जो है वो स्पेसिफाई करें। फिर ड्रॉ अ पेंटिंग टू शो दैट पोल्यूशन इज अ बर्निंग इशू। पोल्यूशन के बारे में आपने इंफॉर्मेशन वगैरह पढ़ ली है, अब आप पेंटिंग को क्रिएट करें खुद से न्यू, बिल्कुल उसकी मतलब रिप्रेजेंटेशन ऐसी जो कि इस पूरे सिनेरियो को एक्सप्लेन कर रही है। जो हाईएस्ट लेवल आ जाता है ब्लूम की टेक्सोनोमी में वो है एवेल्युएशन का लेवल। एवेल्युएशन इज मतलब हमारे पास ये लिंक है विद द एबिलिटी ऑफ वैल्यू जजमेंट। हम किसी चीज की वैल्यू को कैसे जज करते हैं, किसी स्टेटमेंट की, नॉवल की, पोएम की, रिसर्च रिपोर्ट की, वैल्यू जजमेंट का जो प्रोसेस है वो एवेल्युएशन का होता है। हम इन डेप्थ किसी चीज को देखते हैं, उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, हम उसकी अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, बुरी चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं और उसको ओवरऑल असेस करते हैं। इसमें वर्ड फॉर्म्स आ जाते हैं, जज, असेस, वेरीफाई, कंक्लूड, आर्ग्यू, डू यू एग्री, गिव योर ओपिनियन। और एग्जांपल्स आ जाती हैं, विच प्राइम मिनिस्टर वाज मोस्ट सक्सेसफुल, व्हाई। आपकी नज़र में हो सकता है इमरान खान मोस्ट सक्सेसफुल हो सकता है कुछ और लोगों की नज़र में नवाज शरीफ ज़्यादा सक्सेसफुल हो, कुछ और लोगों की नज़र में कोई और बेनज़ीर भुट्टो जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल। तो आप जो है वो अपने जितने भी आपको इंफॉर्मेशन है उसको एवेलुएट करोगे, उसको वैल्यू जजमेंट दोगे और उसके हिसाब से अपने आंसर को डिजाइन करोगे। फिर डिस्कस दैट वी आर नॉट गुड सिटीजन, और डू यू आर्ग्यू दैट मोर फाइनेंसेस वुड हेल्प टू रेज द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान। तो इस तरह के क्वेश्चन जिनमें हम वैल्यू जजमेंट करते हैं चीज़ों से, हम उसके बारे में ओपिनियन देते हैं अपनी केस के लिए। तो ये चीजें जो है वैल्यूएशन के लेवल पे आती हैं। अब ये जो लास्ट 3 लेवल्स हैं, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये हायर लेवल्स ऑफ लर्निंग या हायर ऑर्डर थिंकिंग डोमेन्स के अंदर आ जाते हैं। अब इस ब्लूम टैक्सोनॉमी को जो ब्लूम का स्टूडेंट था लॉरेन एंडरसन, उसने रिवाइज किया।
मिड नाइन्टीज में, और उसमें इसकी टर्मिनोलॉजी में, स्ट्रक्चर में और एम्फेसिस में थोड़ी सी चेंजिंग है। अब जो न्यू टेक्सोनॉमी है वो ज्यादा एक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि इसके अंदर एक तो वर्ब्स यूज किए गए हैं। पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जो ओल्ड टेक्सोनॉमी है ना, उसमें बस कॉग्निटिव प्रोसेसेस पे फोकस है, लेकिन जो न्यू टेक्सोनॉमी है उसमें टू डायमेंशनल अप्रोच है, जिसमें कॉग्निटिव जो प्रोसेस है, नॉलेज डोमेन को उसके साथ लिंक किया गया है। फर्स्ट डोमेन था नॉलेज वाला, उसको इसके साथ लिंक किया गया है। इसकी डिटेल मैंने नहीं डाली यहाँ पे कि कैसे लिंक किया गया है, कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बस इतना जो मटेरियल है वो यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे एक और डिफरेंस ये था कि जो ओल्ड टेक्सोनॉमी है इसमें पैसिव वर्ड यूज किए गए हैं, जैसे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, इस तरह से नाउन्स यूज किए गए हैं बेसिकली। जबकि जो न्यू टेक्सोनॉमी है उसमें वर्ड्स यूज किए गए हैं, जो ज्यादा एक एक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारे पास रिवाइज टेक्सोनॉमी है। इसमें थर्ड डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एवेल्युएशन हाईएस्ट लेवल है, और यहाँ पे जो है वो क्रिएटिंग या सिंथेसिस का जो लेवल है वो हाईएस्ट है। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस आ जाता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के ओल्ड और रिवाइज्ड फॉर्म में, उसमें एक तो एवेल्युएशन और सिंथेसिस दोनों को अल्टरनेट कर दिया है कि ओल्डर में हमारे पास एवेल्युएशन हाईएस्ट लेवल था, जबकि न्यू डोमेन के अंदर जो सिंथेसिस है या उसका जो न्यू नेम क्रिएटिंग है वो हाईएस्ट लेवल है। इसके अलावा यहाँ पे पैसिव नाउन्स थे और यहाँ पे एक्टिव वर्ब्स हैं। जैसे नॉलेज जो है उसका नाम चेंज करके रिमेम्बरिंग रख दिया गया, कॉम्प्रिहेंशन की जगह अंडरस्टैंडिंग, फिर अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग। तो इनकी डिटेल्स सेम है, जस्ट इनके नाम फर्क है, थोड़ा सा सीक्वेंस फर्क है। और बाकी ये है कि इनको डिस्क्राइब करते हुए इन्होंने नॉलेज डोमेन को लिंक किया है विद द अदर लेवल्स। तो ये इनके डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक आ जाती है साइकोमोटर डोमेन की टेक्सोनॉमी, और एक आ जाती है अफेक्टिव डोमेन की टेक्सोनॉमी। इनको कर लें मेमोराइज, प्रिपेयर वगैरह तो बेहतर है, लेकिन अगर बहुत डिटेल में नहीं भी होता फिर भी एक थोड़ी सी बेसिक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बट ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में तो 100% क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए माइंड के अंदर। तो इनको भी हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सिम्पसन की साइकोमोटर डोमेन की जो टेक्सोनॉमी है उसके लेवल्स हैं: परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवरट रिस्पॉन्स और एडेप्टेशन और ओरिजिनेशन। इनको अगर मेमोराइज करना है तो कोई निमोनिक वगैरह इनकी बना लें अपने पास, जिस तरीके से इनको मेमोराइज करना आसान होता है। तो इन लेवल्स में बेसिकली होता क्या है, परसेप्शन में हम किसी चीज को परसीव करते हैं, अटेंड टू द स्टिमुलस, हम कुछ नोटिस करते हैं। जैसे लेक्चर हो रहा है, आप लेक्चर को लिसन कर रहे हो तो आप उसको परसीव कर रहे हो। बट ये सिर्फ इसका फर्स्ट लेवल है। ये साइकोमोटर में बेसिकली हम कुछ स्किल सीखते हैं, जैसे हैंड राइटिंग हो गया। ठीक है, सेट में क्या है कि अब हम लोगों ने परसीव कर लिया चीज, अब हमने खुद कुछ करना है, क्योंकि करने से आएगा साइकोमोटर है, मोटर वाली मूवमेंट्स आएंगी इसमें, मोटर मूवमेंट्स। सो सेट में हम जो है वो रेडीनेस शो करते हैं कि हम विलिंग हैं कि हम ये काम करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपने कुछ लिखना है तो आपको पहले कोई ना कोई कॉपी, पेंसिल, पेपर कुछ उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सेट वाला लेवल है। गाइडेड रिस्पॉन्स में ये है कि आपने अगर हैंड राइटिंग सीखनी है, आप किसी बच्चे को हैंड राइटिंग सिखा रहे हैं, तो पहले आपको उसका हाथ पकड़ के उसको सिखाना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट अगर आप बोर्ड पे पहले लिख के थोड़ा सा उसको बताओगे, फिर वो रेडी होगा, अपनी चीजें वगैरह निकालेगा, मोटिवेटेड होगा, विलिंग होगा। उसके बाद आप उसको गाइड करोगे, गाइडेड एक्शन दोगे, इमिटेशन करोगे, जैसे हम जो अल्फाबेट्स हैं उनकी लर्निंग सीखते हैं। फिर उसके बाद मैकेनिज्म आएगा। मैकेनिज्म में जो है वो अपना जो काम है उसको इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। मतलब पहले वो एबीसी आपने हाथ पकड़ा था तो लिख रहा था, वरना उसकी वो शेप नहीं बन पा रही थी। अब आपने उसका हाथ छोड़ भी दिया तब भी वो एग्जैक्टली वैसे ही लिख रहा है जैसे आपने उसको हाथ पकड़ के लिखना सिखाया था, या ऑलमोस्ट वैसे ही लिख रहा है। तो यहाँ पे इस लेवल पे उसने मैकेनिज्म सीख लिया जहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली अपने लेटर्स को लिख सकता है। फिर कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स में क्या आ जाता है कि वो स्मूथ और स्विफ्ट पैटर्न ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस ऑफ टास्क आ जाता है। जैसे आप पहले जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक एक लेटर लिखने में बहुत टाइम लगा रहे होते हैं, जैसे ए लिखेंगे बहुत देर लगा के, फिर बी लिखेंगे। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे राइटिंग थोड़ी तेज हो जाती है, और उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता वर्ड्स को करने में, लिंक करने में। थोड़ा सा आप ज्वाइनिंग वाली साइड पे भी जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स आ जाती है। उसके बाद अडेप्टेशन आ जाती है, जिस लेवल पे हम ऑल्टर करते हैं मोटर एक्टिविटीज को टू मीट डिमांड्स ऑफ डिफरेंट सिचुएशन, कि हम हर एक सिचुएशन में डिफरेंट यूज कर सकते हैं। कहीं पे हम जो है वो स्ट्रेट यूज कर रहे होंगे राइटिंग, कहीं पे इटैलिक्स यूज कर रहे होंगे, कहीं पे हम हेडिंग वगैरह के अंदर ज्वाइनिंग राइटिंग डाल देंगे, कहीं पे सेंटेंसेस में हम लार्ज केस रख देंगे, लार्ज साइज रख देंगे फॉन्ट का, कहीं पे छोटा। मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन हम उसको अडेप्ट करते हैं और डिफरेंट स्टाइल्स को उसमें जब यूज करते हैं हैंड
राइटिंग में, तो वो एडेप्टेशन का लेवल आ जाता है। और ओरिजिनेशन जो हाईएस्ट लेवल है वो है समथिंग ओरिजिनल, समथिंग यूनिक क्रिएट करना। जैसे लेट्स सपोज आप कैलीग्राफी में आपने जितने भी प्रोमिनेंट नॉन खतात हैं उनको आपने स्टडी किया, उनके आपने डिफरेंट स्टाइल्स को सीखा, एग्जैक्टली वैसे ही करना जैसे वो करते थे, और फिर आपने कोई एक नया स्टाइल उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जो पिछले सालों से डिफरेंट था, एक यूनिक कैलीग्राफी का स्टाइल आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया, यूनिक आइडियाज आपने इंट्रोड्यूस करवा दिए। तो ये जो चीज आ जाती है ये आ जाती है ओरिजिनेशन के लेवल पे। तो परसेप्शन में हम किसी चीज को परसीव करते हैं, सेट में हम उसके बाद एक्टिव होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, गाइडेड रिस्पॉन्स में हमारा कोई साथ गाइड करता है तो हम कर सकते हैं, मैकेनिज्म में हम विदाउट गाइडेंस कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट में हम इंडिपेंडेंटली और स्विफ्टली कर सकते हैं, अडेप्टेशन में हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको मोल्ड कर सकते हैं, और ओरिजिनेशन में हम ओरिजिनल और यूनिक चीज को क्रिएट कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाती है अफेक्टिव डोमेन की टेक्सोनॉमी, जिसको ब्लूम्स और क्रैथफोर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके 5 लेवल्स हैं: रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसमें रिसीविंग में अगेन वैसे ही है जैसे परसेप्शन में था पिछले वाले में, कि हम किसी चीज को रिसीव करते हैं, अवेयर होते हैं, हम उसको मतलब सुनते हैं, समझते हैं, और साथ में विलिंग होते हैं टू टॉलरेट देम पैसिवली, हम चीज़ों को जो रिसीव करते हैं। जैसे लेक्चर हम सुन रहे हैं तो ये रिसीविंग है। जैसे लिसनिंग टू अ टीचर टॉक अबाउट द बैलेंस डाइट, टीचर क्लास में आया, उसने बताया बैलेंस डाइट ये होती है, इस वजह से ये ज़रूरी होती है, हम वो सारी चीज़ें सुन रहे हैं। ठीक है, ये रिसीविंग है। उसके बाद आ जाता है रिस्पॉन्डिंग, कि हम वहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व हों, क्वेश्चनिंग करें कि अच्छा ऐसा क्यों होता है, डिस्कशन करें, इम्पोर्टेंस उसकी कंसिडर करें। तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्डिंग में आ जाती हैं। जैसे डिस्कस करना है बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस डाइट को विद पीयर्स, अब टीचर ने आपको ग्रुप्स में असाइन किया कि आप आपस में डिस्कस करें कि क्या क्या फायदे होते हैं बैलेंस डाइट के, तो ये रिस्पॉन्डिंग वाली स्टेज होती है। वैल्यूइंग में आप क्या करते हैं कि आप एप्रिसिएट करते हैं उस चीज़ को, कि आपने समझ लिया कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और आप उसको वैल्यू करना स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यूइंग के जो लेवल है इसमें हम अप्रिशिएट करते हैं। अगर कोई बंदा बैलेंस डाइट को फॉलो कर रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। इसी तरह से हम अप्रिसिएशन शो करेंगे उन स्टूडेंट्स को, अगर क्लास में कुछ बच्चे जो है वो जंक फूड खा रहे हैं और कुछ बच्चे घर से फ्रूट्स वगैरह लेके आ रहे हैं, तो जो बच्चे फ्रूट्स लेके आ रहे हैं उनको हम अप्रिशिएट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में हम जो इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है जिसको हमने वैल्यू किया है उसको हम खुद अडॉप्ट करते हैं। वैल्यूइंग वाले लेवल में हम दूसरे लोगों को वैल्यू कर रहे हैं, बट अभी हमने खुद बैलेंस डाइट लेना नहीं शुरू की। ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम ये अज़्म कर लेते हैं कि अब हमारी कमिटमेंट है कि अब हमने भी बैलेंस डाइट खानी है, हम जंक फूड नहीं खाएंगे। तो ये जो लेवल है जिसमें हम अपने बिहेवियर के अंदर उस पार्टिकुलर चीज को लाने का एक इरादा करते हैं उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और करेक्टराइज ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि हम कुछ दिन जंक छोड़ देंगे, बैलेंस डाइट खा लेंगे, फिर 1-2 हफ्ते बाद कहीं पे हमने समोसे देख लिए या कोई फ्राइड आइटम्स देख लिए, फ्राइज़ वगैरह देख लिए, तो हमने कहा चलो आज थोड़ा-सा हम चीट डे कर लेते हैं। मतलब कुछ दिन आप एक हैबिट पे कायम रहो, फिर बीच में ब्रेक आ जाए, फिर आप दोबारा उसको स्टार्ट करो, फिर ब्रेक आ जाए। तो ये जो चीज़ आती है जहाँ पे आप उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो, लेकिन अभी वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं बनी होती, तो ये आ जाता है ऑर्गेनाइज़ेशन का लेवल। और लास्ट हमारे पास जो कैरेक्टराइज़ेशन का लेवल आ जाता है, वो इस लेवल में ये है कि आप एक बिहेवियर को इतना कंसिस्टेंटली अडॉप्ट कर लो कि वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए। और आप उस पार्टिकुलर बिहेवियर के लिए, उस पार्टिकुलर एटीट्यूड, उस क्वालिटी के लिए जाने जाओ। जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें कि उनको जो मक्का के लोग थे वो सादिक और अमीन कह के पुकारते थे। क्योंकि उन्होंने जो सच्चाई थी और वादे की पासदारी थी, इन सारी क्वालिटीज़ को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लिया था, और इस हद तक हिस्सा बना लिया था कि वो इस चीज़ के लिए वहाँ पे फ़ेमस थे। ये वाला जो लेवल है ये इस टैक्सोनॉमी में हाईएस्ट लेवल है जिसको हम कैरेक्टराइज़ेशन के नाम से जानते हैं। सो हमारे पास इस टैक्सोनॉमी में 5 लेवल्स आ जाते हैं: रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइज़ेशन। अब फ़ायदा क्या है इन टैक्सोनॉमीज़ का? तो टैक्सोनॉमीज़ को हम एज़ अ प्लानिंग टूल यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम अपने सीक्वेंस कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। अब अगर मैंने बच्चों को हैंड राइटिंग सिखानी है, तो मैं टैक्सोनॉमी ऑफ अफेक्टिव डोमेन नहीं यूज़ कर सकती, ना ही मैं ब्लूम्स की कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी यूज़ कर सकती हूँ। मुझे अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू द साइकोमोटर वाली टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। इसी तरह हमने जो क्वेश्चन्स बनाने हैं, जो एक्टिविटीज़ बनानी है, हमने असेसमेंट कैसे करनी है। अब अगर कोई क्रिएटिव काम है, पेंटिंग है जैसे, तो मैं उसको वैसे असेस नहीं कर सकती जैसे मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को असेस करूँगी। तो इवैल्यूएशन मटीरियल और उसके लिए रूब्रिक्स वगैरह और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें एक ओवरऑल जो मतलब ढांचा है ना पूरी इस क्लासरूम एक्टिविटी का, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी का, वो हमें ये टैक्सोनॉमीज़ प्रोवाइड करती हैं, प्लानिंग में हमें हेल्प करती हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे यहाँ पे टैक्सोनॉमीज़ का टॉपिक एंड हो गया है, अब हम आहिस्ता-आहिस्ता टीचिंग मेथड्स की तरफ जाएँगे। तो टीचिंग मेथड्स और टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ 2 चीज़ें 2 टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, इनमें फ़र्क है।
टीचिंग मेथड्स का मतलब है कि ये हमारे पास मेथड्स हैं अवेलेबल और इनके थ्रू हम प्रेजेंट कर सकते हैं सब्जेक्ट मैटर को। मतलब अगर मेरे पास एक लेक्चर है, एक पार्टिकुलर कंटेंट है, जैसे अब ये मेरे पास कंटेंट है, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको लेक्चर मेथड के थ्रू जस्ट आप लोगों को वर्बली बता दूं, या फिर मैं साथ डेमोन्स्ट्रेशन भी इंक्लूड कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की हुई है। या मैं यहाँ पे ऐसे करूँ कि अगर मेरे पास लाइव ऑडियंस हो तो मैं डिस्कशन मेथड यूज कर लूँ। मतलब मेरे पास डिफरेंट अप्रोचेस जो एक पार्टिकुलर कंटेंट मैटर को डिलीवर करने के लिए यूज होते हैं, वो टीचिंग मेथड्स हैं, ठीक है। और जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज है ना, वो एक अप्रोच है। मतलब हम जब क्लास में जाते हैं तो हम एक ब्लैक एंड व्हाइट अप्रोच नहीं यूज करते। हम क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट काम कर रहे हैं। हम वहाँ पे हो सकता है लेक्चर मेथड यूज करें, बट साथ में हम क्वेश्चनिंग को और डिस्कशन को भी उसके साथ इंटीग्रेट करते हैं। हम हो सकता है कि ग्रुप वर्क में टास्क भी दे रहे हो कुछ पार्ट ऑफ क्लास के अंदर। तो हम जब इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज को, ताकि हम एक ओवरऑल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकें, तो वो उस चीज को हम टीचिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए ये हम इंटरेक्टिव एक्टिविटीज इसमें बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स इन क्लासरूम होते हैं, इनका पर्पस ये है कि हम एग्जैक्टली चाहते क्या है। एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अचीव व्हाट। क्या वो एडिशन 1 डिजिट एडिशन कर सकेंगे, क्या वो 2 डिजिट एडिशन कर सकेंगे। मतलब हम इस पार्टिकुलर पूरी जो लर्निंग एक्टिविटी है, इसका कोई मकसद होना चाहिए। वो मकसद जो इस पार्टिकुलर लर्निंग एक्टिविटी के या इस क्लास के एंड में अचीव होगा, वो उसका ऑब्जेक्टिव होगा उस पार्टिकुलर क्लास का। सो एक ऑब्जेक्टिव की टाइप आ जाती है परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव जैसे नाम से हमें इंडिकेट हो रहा है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। मतलब ये कि हमारा ये काम, ये पार्टिकुलर टॉपिक पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स क्या करने के काबिल होंगे। मतलब हमने तो पढ़ा दिया, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि हमने जस्ट पढ़ा देना है। हमने स्टूडेंट्स को वो चीज़ सिखानी है, उनकी लर्निंग को इंश्योर करना है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने लर्न कर लिया, या स्टूडेंट में क्या बिहेवियरल या चीज़ें चेंजेस आएंगे आफ्टर दिस पार्टिकुलर लेसन। तो एक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव के अंदर हम परफॉर्मेंस बताते हैं, हम उसके अंदर कंडीशन बताते हैं, और हम उसमें क्राइटेरिया बताते हैं। जैसे एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू परफॉर्म 2 डिजिट एडिशन ऑफ द सिंपल नंबर्स अप टू 70% एक्यूरेसी। ठीक है, तो उसमें मैंने उसकी परफॉर्मेंस बता दी, कंडीशन बता दी, और साथ में मैंने क्राइटेरिया बता दिया कि इतना लेवल ऑफ एक्यूरेसी मिनिमम है। अगर 70% से कम बच्चे अचीव कर रहे हैं, मतलब अगर एक टेस्ट है उसमें 7 आउट ऑफ 10 भी कोई करेक्ट कर रहा है, तो मेरा परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। लेकिन अगर बच्चों के 4/10 मार्क्स आ रहे हैं या 3/10 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका मतलब कि उनको अभी वो वाला पार्टिकुलर बिहेवियर या पार्टिकुलर स्किल उनको नहीं आई, और उनको फर्दर सिखानी पड़ी। हाईएस्ट लेवल कुछ भी हो सकता है, बट एक बेयर मिनिमम क्राइटेरिया जो है उसको हम यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं। लेसन प्लान हमारे पास एक डिटेल गाइड होती है जो टीचर यूज करते हैं। उसमें सारी एक्टिविटीज, कितना कंटेंट पढ़ाना है, कितना टाइम किस चीज को यूज करना है, मेथड कौन कौन सा यूज करना है, उसको असेस कैसे करना है, ये सारी चीजें हम एक लेसन प्लान के अंदर जो है उसको मेंशन करते हैं। एक पार्टिकुलर प्लान होता है जिसको क्लास में जाकर टीचर इंप्लीमेंट करेगा। यहाँ पे एक अप्रोच आ जाती है हर्बर्ट्स की, जिसमें 5 स्टेप्स इन लेसन प्लानिंग उसमें दिए थे कि सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं मटेरियल, फिर हम उसको प्रेजेंट करते हैं, हम उसके एसोसिएशन करवाते हैं विद अदर प्रीवियस मटेरियल वगैरह, जनरलाइजेशन करवाते हैं कि हम उसको न्यू कॉन्टेक्स्ट में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे हम उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो जस्ट ये नेम्स इनके देखने ज़्यादा डिटेल की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। और कुछ यहाँ पे टाइप्स नहीं है लेसन प्लान की। एक तो डिटेल्ड लेसन प्लान होता है जिसमें हम हर एक चीज की ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स बताएंगे, सारा का सारा लेसन, ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटीज, असेसमेंट्स, जो एक कॉमन रेगुलर लेसन प्लान होता है। एक होता है माइक्रो लेसन प्लान। माइक्रो लेसन प्लान जैसे माइक्रो छोटा, ठीक है, शॉर्ट फोकस लेसन, जैसे कोई वर्कशॉप करानी है, कोई ट्रेनिंग सेशन करवाना है, जैसे बीएड की वर्कशॉप्स वगैरह भी होती हैं, तो वो उसमें जो लेसन प्लान होते हैं ना, वो माइक्रो लेसन प्लान होते हैं। मैक्रो लेसन प्लान जो है वो उसमें एक ओवरव्यू दे देते हैं हम, एक सारे जो लेसन एक यूनिट के अंदर आएंगे उसका हम एक ओवरऑल मंथ लॉन्ग जो साइंस यूनिट है पूरा, उसका हम एक मैक्रो सा लेसन प्लान बना लेते हैं, और फिर हम उसको यूज करके एज अ फाउंडेशन डिटेल्ड लेसन प्लान डेली बेसिस पे बना सकते हैं। यूनिट प्लान जो है उसमें एक पार्टिकुलर यूनिट के अंदर जितने भी लेसन है, जैसे कि अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक यूनिट है बायो में, उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारे सिस्टम्स आ जाएंगे, ठीक है, उनका एक एक चैप्टर होगा उस यूनिट के अंदर। तो उस पूरे यूनिट को पढ़ाने के लिए जो आउटलाइन होगी वो यूनिट प्लान में आएगी। और फिर एक्टिविटी बेस्ड लेसन प्लान जिनमें हैंड आउट एक्टिविटी आ जाती है, और जो मतलब कुछ करके सीखने वाली जो चीजें आ जाती हैं वो एक्टिविटी बेस्ड लेसन प्लान में आ जाती हैं। इंटीग्रेटेड लेसन प्लान ऐसे होते हैं जिसमें हम डिफरेंट मल्टीपल डिसिप्लिन को इंटीग्रेट करें। मतलब हम हिस्ट्री और लिटरेचर को इकट्ठा इंटीग्रेट कर लें कि हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बट साथ हम इसको इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर की भी चीज़ें उस पर कवर हो रही हैं, तो ये इंटीग्रेटेड लेसन प्लान आ जाता है।
कोऑपरेटिव लेसन प्लान जो है उसमें हम एक कोऑपरेटिव ग्रुप कोलैबोरेशन टास्क मतलब हम कुछ ऐसी चीज़ें असाइन कर रहे हैं जो ग्रुप्स में स्टूडेंट्स ने करनी है और फिर हम उनको डिफरेंट टास्क देंगे और फिर उसकी बेसिस पे उनको असेस करेंगे। तो ये कोऑपरेटिव लेसन प्लान कहलाते हैं। टेक्नोलॉजी एनहांस जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल लेसन प्लान ये इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट नीड्स होती हैं, कुछ स्टूडेंट्स की डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं। कुछ को विजुअल डिसेबिलिटीज़ हो सकती है, उनके लिए ब्रेल वगैरह यूज़ करनी पड़ सकती है। कुछ को हो सकता है सुनने में प्रॉब्लम हो, कुछ को राइटिंग में प्रॉब्लम हो, डिस्लेक्सिया वगैरह जिसमें बी को बच्चे डी लिख देते हैं, डी को बी लिख देते हैं। इस तरह के बहुत सारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स और इंडिविजुअल नीड्स हो सकती हैं बच्चों की, तो हमें अपने इंस्ट्रक्शनल लेसन प्लान को डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स। तो ये सारी जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं लेसन प्लान की। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन थी कि जो अमेरिकन अप्रोच है लेसन प्लानिंग की इसमें ज़्यादा एम्फेसिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे दिया जाता है, जबकि ब्रिटिश अप्रोच में ज़्यादा एम्फेसिस टीचर और कंटेंट सेंटर्ड उस पे दिया जाता है। सोक्रेटिक मेथड हमारे पास इंक्वायरी का मेथड है थ्रू ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ये बेसिकली हमारे पास एक फिलोसोफर थे सोक्रेटिस। उनके मेथड में ये होता था कि जो टीचर है वो नॉलेज इस तरह नहीं देता था कि लेक्चर मेथड के थ्रू। वो आता था अपने स्टूडेंट्स के साथ इनफॉर्मल सेटिंग के अंदर क्वेश्चंस ड्रॉप करता था ओपन एंडेड क्वेश्चन। उस पे वो स्टूडेंट्स और टीचर्स आपस में डिस्कस करते थे और नॉलेज को बिल्ड करते थे, कंस्ट्रक्ट करते थे। तो ये चीज़ जो है ना ये सोक्रेटिक मेथड का फाउंडेशन वहाँ से हमें आता है जिसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस को यूज़ करके इंक्वायरी वगैरह करते हैं। अच्छा जो लेसन प्लान था उसमें एक टाइप थी यूनिट प्लानिंग की। यूनिट में जैसे मैंने अभी बताया था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ये जो ह्यूमन ह्यूमन के जो सिस्टम है, वो उसका मेन सब्जेक्ट या टॉपिक आ जाएगा। फिर हम उसका रैशनैल देते हैं कि हमने ये क्यों सिलेक्ट किया फॉर अंडरस्टैंडिंग द साइंटिफिक प्रोसेसेस, ठीक है? फिर हम उसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स देते हैं कि एक पार्टिकुलर यूनिट के क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इस यूनिट को पढ़ने के बाद डिफरेंट फंक्शंस को ह्यूमन सिस्टम के एक्सप्लेन कर सकें। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद उस ऑब्जेक्टिव को पढ़ाने के लिए कंटेंट कौन सा यूज़ करना है, क्या फैक्ट्स यूज़ होंगे, क्या कॉन्सेप्ट और जनरलाइजेशन यूज़ होंगे। जैसे मेरे पास कंटेंट में आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर, सर्कुलेटरी का चैप्टर, रेस्पिरेटरी का चैप्टर, तो इस तरह से ये सारा कंटेंट आ जाएगा। फिर प्रोसेसेस में आ जाएँगे कि उन चैप्टर्स के अंदर कौन-कौन से प्रोसेसेस स्टूडेंट लर्न करेंगे। जैसे सेल डिवीजन को एनालाइज़ करना, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को एनालाइज़ करना और इस पूरे ये जो कंटेंट और प्रोसेस है इनको पढ़ने के लिए रिसोर्सेज़ कौन से यूज़ होंगे, मटीरियल्स कौन से यूज़ होंगे, बुक्स यूज़ होंगी, माइक्रोस्कोप्स या कोई लैब में चीज़ें यूज़ होंगी, कोई वीडियोज़ यूज़ होंगी, तो ये सारी रिसोर्सेज़ आ जाती हैं। फिर लर्निंग एक्टिविटीज़ ये है कि स्टूडेंट्स किन एक्टिविटीज़ के थ्रू लर्न करेंगे। क्या सिर्फ लेक्चरिंग होगी या स्टूडेंट्स कोई एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे या कोई ग्रुप डिस्कशन वगैरह करवाई जाएगी। और एंड पे इवैल्यूएशन आ जाती है कि जब ये सारा कुछ करने के बाद हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये वाले ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उसके लिए हम उनकी इवैल्यूएशन करेंगे कि क्या उनकी लर्निंग हुई है या नहीं हुई है और हम उनकी अंडरस्टैंडिंग को असेस करेंगे ऑफ द ह्यूमन सिस्टम्स। सो ये थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के बारे में था। एक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आ जाती है टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन अप्रोचेस। टीचर सेंटर्ड जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि सेंट्रल रोल यहाँ पे टीचर का है। टीचर डिसीजन मेकर है, टीचर के पास सारी अथॉरिटी है। टीचर बताएगा कि आज क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और स्टूडेंट्स जो है वो रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को। इसमें लेक्चर मेथड आ जाता है, प्रेजेंटेशन मेथड। कन्वेंशनली हमारे क्लासरूम में टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन ही यूज़ होती है, जहाँ पे टीचर जो है एक फिगर ऑफ अथॉरिटी होता है और सारा कुछ पेस ऑफ लर्निंग वगैरह सारी चीज़ें वो डिसाइड करते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो एक मॉडर्न टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट के ऊपर फोकस करता है कि स्टूडेंट की क्या नीड्स हैं, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका क्या पेस है। अगर एक बच्चा लेक्चरिंग से नहीं सीख रहा तो उसके लिए क्या हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं जो कि उसकी लर्निंग को एनहांस कर सकें। और दूसरा इसमें स्टूडेंट अपनी लर्निंग की ओनरशिप खुद लेता है। उसको आइडिया होता है कि मैं मतलब जैसे हमने मेटा कॉग्निशन को डिस्कस किया था कि मेरी ये लर्निंग है, मैं इस तरह से सीखता हूँ, मैं मेरी यहाँ पे वीकनेसेस आ रही हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, मैं इनको किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ओनरशिप ऑफ लर्निंग आ जाती है। और टीचर का काम इसमें ये नहीं है कि वो आके उनको सारा कुछ पढ़ा के कंटेंट डिलीवर करके चला जाएगा, बल्कि जब स्टूडेंट वो काम कर रहा होगा तो टीचर उसमें गाइड या फैसिलिटेटर का काम करेगा। जैसे इसकी मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ हायर लेवल ऑफ एजुकेशन पे रिसर्च बेस्ड डिग्रीज़ में हमारे पास थीसिस का कॉन्सेप्ट होता है। अब उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना टॉपिक और उसके बाद डिटेल्स, लिटरेचर किस तरीके से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है, यूजुअली ये चीज़ें स्टूडेंट्स खुद डिज़ाइन करते हैं और जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रहा होता है, वो स्टक हो जाते हैं, वहाँ पे टीचर उनको कहते हैं कि आप इसको ऐसे कर लो, इसको चीज़ को ऐसे कर लो, यहाँ से हेल्प ले लो। तो ये वाली जो अप्रोच है ना, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी ओनरशिप ऑफ लर्निंग खुद लेते हैं और टीचर्स उनको गाइड या फैसिलिटेटर का काम करते हैं। जैसे हमारे पास ग्रुप वर्क्स आ जाते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग जिसमें मिल के ग्रुप में सीखते हैं, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, डिस्कवरी लर्निंग वगैरह ये सारे स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो डिफरेंट मेथड्स हैं टीचिंग के मेथड्स एंड मेथोडोलॉजीज़, लेक्चर मेथड वगैरह, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट चैप्टर
वैसे तो मेरा प्लान है कि एक वीडियो में हो जाए, लेकिन उसकी स्लाइड्स थोड़ी-सी ज़्यादा बनी है, तो शायद मुझे वो 2 वीडियोज़ में डिवाइड करना पड़े। तो टिल देन आप इस वाले टॉपिक को अच्छे से स्टडी करें, और अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी कन्फ्यूजन आती है, तो उसको आप मेरे साथ एनी टाइम डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी पोस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा मेरे से पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो होपफुली दिस वीडियो वाज़ हेल्पफुल फॉर यू। अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ जो भी इस सारी सीरीज़ से रिलेटेड और मल्टीपल डिफरेंट सीरीज़ से रिलेटेड अपलोड की जाती हैं, वो आपको टाइमली रिसीव हो सकें। So best of luck for your career, and see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.